हम्म। क्या बात चल रही है हमारी कि ये जो मति ज्ञान हुआ है अवग्रह इहा अवाय और धारणा के माध्यम से, वह किन पदार्थों का हुआ, ये चर्चा हम कर रहे हैं। तो वो पदार्थ किन किन पदार्थों का होता है, मति ज्ञान या अवग्रहादि ज्ञान किन पदार्थों का होता है, वो चर्चा कर रहे हैं हम। कुंद प्रभा जी। हाँ जी। हाँ, समझ में आ रहा है आपको बराबर? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, बराबर आ रहे हैं। हाँ हाँ, नोट्स भी बनाते जाइएगा। थोड़ा ये शब्द विषय करणानी योग है ना, तो नोट्स बनाने से जी जी। बेटर बेटर रहेगा। हाँ जी। चलिए, हो गए सब लोग ज्वाइन? करें हम आगे की चर्चा। देखिए। हाँ, तो जिन पदार्थों का अवग्रहादि ज्ञान होता है वो पदार्थ किस किस प्रकार के होते हैं, तो पहला तो लिखा है बहुत। तो बहुत का अर्थ है एक ही साथ बहुत से पदार्थों का अथवा बहुत से समूहों का अवग्रहादि होना, या ये कह लीजिए कि बहुत सारे पदार्थ। जैसे अब ये दोनों होगा, परिमाणवाचक भी हो सकता है और संख्यावाचक भी हो सकता है। तो परिमाणवाचक कहें यदि, तो जैसे बहुत सारी दाल, बहुत सारा पानी, ये परिमाणवाचक हो गया। और संख्यावाचक कहें तो मनुष्य, मनुष्य ये संख्यावाचक हो गया, है ना। कोई भी पदार्थ, किताब, ये संख्यावाचक हो गया। गाय भैंस, ये संख्यावाचक हो गया। पानी, दूध, दाल, चावल, ये सब परिमाणवाचक हो गए। तो ये बहुत सारा पानी, ये हो गया बहु। बहु, बहु शब्द का अर्थ है बहु, बहुत सारा पानी। दूसरा, या ये कहें कि गेहूं का ढेर हो, तो उसको भी क्या कहेंगे, बहुत। लोगों का झुंड हो, उसको भी कहेंगे बहुत। अब इससे अपन है ना ऐसा करते हैं, उल्टा भी साथ में चलाते जाते हैं, तो इस तरह से 6 जल्दी पूरे हो जाएंगे हमारे। बहू का उल्टा क्या हुआ? क्या लिखा है आपने बहू का उल्टा, वंदना जी? एक दीदी। हाँ, बहुत एक बढ़िया। या अल्प। बहुत सुंदर। बहू का उल्टा हुआ एक या अल्प। तो इसके लिए जैसे एक मनुष्य, वहां पर ने बहू में देखा था बहुत सारे मनुष्य, या एक मनुष्य। एक में देखा एक मनुष्य, और बहू में देखा था हमने गेहूं का ढेर, या पानी, खूब सारा समुद्र भर के पानी। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक गिलास पानी। ये एक में या अल्प में, अल्प में आ गया ये। एक में आ गया एक मनुष्य, और अल्प में आ गया एक गिलास पानी या एक प्याला पानी, कुछ भी समझ लीजिए। तो ये हो गए बहु और एक, इन दोनों प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है मति ज्ञान में। एक हो गया। दूसरा, बहु के बाद क्या आया फिर, ममता जी? क्या नाम है, वंदना जी? बहुविध। हाँ, बहुविध। बहुविध। तो मतलब बहुत प्रकार, बहुविध शब्द का अर्थ है बहुत प्रकार। पहले था बहुत, और अब बहुत प्रकार। ये दोनों, अभी इसका दोनों का आपस में अंतर भी बताएंगे। बहु और बहुविध। तो बहुविध में कई प्रकार के पदार्थों का अवग्रहादि ज्ञान होना। जैसे कुत्ते के साथ मनुष्य का, अथवा गेहूं, चना, चावल इत्यादि अनेक प्रकार के पदार्थ, युगपत बहुत से प्रकार के पदार्थों का ज्ञान गोचर होना, ऐसा ये कहलाया बहुविध, है ना। वही गेहूं, गेहूं है, उसी में दाल मिक्स है, उसी में चने मिक्स है, तो उन सब, या मिक्स नहीं हो, अलग 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 भी हो, तभी उन सब पदार्थों का ज्ञान होना, ये मतलब बहुत प्रकार के पदार्थों का एक साथ ज्ञान होना, वो बहुविध कहलाएगा। ठीक है, बहुविध समझ में आ गया। अब बहुविध का उल्टा क्या है, मंजू जी? एक विध। हाँ, अब इसका अर्थ है एक प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होना। जैसे केवल एक प्रकार के ही गेहूं का ज्ञान हो जाए, ऐसा, तो वो कहलाएगा एकविध। सरल सरल है, आप समझोगे तो बहुत ही सरल सरल है। बहु, बहुविध एक जोड़ा हो गया। दूसरा,
एक और एकविध। बहु और एक जोड़ा हो गया, फिर बहुविध और एकविध, ये दो जोड़े हो गए। ठीक है, बहुविध और एकविध। अब इसके आगे कौन सा है मंजू जी? क्षिप्र है दीदी। हाँ, क्षिप्र। क्षिप्र का क्या अर्थ है? शीघ्रता से पदार्थों का ज्ञान होना। कोई पदार्थ का ज्ञान शीघ्रता से होना, वो क्षिप्र कहलाता है। जैसे कोई अ, कोई गाना सुना हमने या कोई आवाज सुनी, तो उसका तुरंत ज्ञान हो जाए कि अरे ये तो उसकी लता मंगेशकर की आवाज, एकदम तुरंत समझ में आ जाए, या फिर थोड़ा सा टाइम लगे उसमें, तो ये दो तरह का ज्ञान हो गया ना। तो जो तुरंत ज्ञान हो जाए उसे कहते हैं क्षिप्र। शीघ्रता से पदार्थ का ज्ञान होना वो कहलाता है क्षिप्र। अब इससे अलग क्या बचा? अक्षिप्र। तो अक्षिप्र में क्या होगा? किसी पदार्थ का धीरे धीरे बहुत समय में जानना, वो क्या कहलाएगा? अक्षिप्र। क्षिप्र और अक्षिप्र, ये तीन जोड़े हो गए हमारे। बहु, एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्र और अक्षिप्र, तीन जोड़े हो गए। ठीक है, हाँ जी, कितने जोड़े हुए हमारे? और कौन कौन से, कौन नाम बताएगा? अनुज जी। तीन योजने, हाँ जी। तीन जोड़े हो गए। बहु, हम्म, बहुविध, क्षिप्र। बहु, एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ये तीन प्रकार के जोड़ों का ज्ञान मति ज्ञान में होता है, वो हमने देखा। अब इसके आगे क्षिप्र के बाद कौन सा आया विशु जी? अनिश्रत। हम्म, अनिश्रत। हम्म, अनिश्रत का अर्थ है गूढ़, या फिर इसको कह सकते हैं छिपा हुआ। गूढ़, छिपा हुआ, ऐसा, जो बाहर नहीं निकला हुआ हो, ऐसा। छिपे हुए अप्रकट पदार्थ को अनिश्रत कहते हैं। हम्म, छिपा हुआ या गूढ़ कहें, या फिर उसका कोई एक भाग ही प्रकट हो, मतलब एक भाग का ही ज्ञान हो जाए, तो उससे मतलब एक भाग के ज्ञान से हम पूरे ज्ञान का पूरी वस्तु का अंदाज लगा लें। जैसे हाथी, तो जब हाथी नहाता है, पानी में डूबता है, तो वो पूरा डूब जाता है और उसकी केवल सूंड बाहर रहती है, क्योंकि वो सूंड के द्वारा सांस लेता रहता है, तो बाकी पूरी बॉडी उसके अंदर रहती है। तो हमने सूंड को देखा, हाथी के सूंड को देखा, उससे अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर हाथी है, इस पानी में हाथी है, ऐसा। तो वो एक भाग के द्वारा पूरे वस्तु का ज्ञान होना, वह अनिश्रत कहलाता है। अब अनिश्रत का उल्टा क्या हुआ? निश्रत। निश्रत में इससे उल्टा लगा लो कि पूरी वस्तु बाहर है, हाथी पूरा ही बाहर है, उसको देखना, उसको उसका ज्ञान होना, वो निश्रत कहलाता है। अनिश्रत में दोनों आ जाएंगे, या तो वो जो पूरा छुपा हुआ हाथी हो उसका भी हमको ज्ञान हो जाए, तो वो भी अनिश्रत है, या फिर उसका कोई एक भाग दिखाई दे रहा हो, वो भी अनिश्रत है। दोनों आ जाते हैं अनिश्रत में। और निश्रत में उल्टा के जो बिल्कुल प्रकट है, उसको निश्रत कहेंगे। जैसे पूरा डूब गया हो हाथी पानी में, है ना, सूंड निकली हो हाथी की और हाथी पानी में पूरा डूबा, तो सूंड को देखकर अंदाज लगा लिया कि हाथी है। लेकिन सूंड भी नहीं दिख रही हो, पूरा ही डूबा हुआ हो हाथी, फिर भी उसका ज्ञान हो सकता है। कैसे? कि जिस जगह पर हाथी डूबा हुआ है, वहां पर उस जगह पर मच्छर ऐसे ऐसे मंडराते रहते हैं, उस मच्छरों को देखकर समझ में आता है कि अच्छा यहाँ नीचे अंदर हाथी डूबा हुआ है।
तो वो भी अनिश्रित, दोनों प्रकार के ज्ञान अनिश्रित है। लेकिन नदी जैसे बाहर पूरा निकल गया नदी से बाहर हाथी, उसका ज्ञान होना वो निश्रित मति ज्ञान है। अनिश्रित, निश्रित, 8 हो गए। अब इसके बाद निश्रित के बाद किसका नंबर आया? किसने नहीं बताया एक बार भी अभी तक? ललिता जी। अनुक्त बिना अनुक्त अनुक्त, मति। अनुक्त, अनुक्त का क्या अर्थ है? जिस वस्तु का वर्णन नहीं किया उसे जानना, जिसका वर्णन नहीं सुना है फिर भी उस पदार्थ का ज्ञान गोचर होना, या एक शब्द में कहें तो अभिप्राय में रहने वाला पदार्थ। देखो इसको एक एक शब्द में भी अपन लिख सकते हैं, मतलब बिना कहा, एक शब्द में लिखना हो तो बिना कहा। अनुक्त मतलब बिना कहा, है ना। अभी देखो आप बहु का आपने लिखा होगा बहुत पदार्थ, बहुविध का बहुत प्रकार के पदार्थ, क्षिप्र का शीघ्र, अनिश्रित का गुण, अनुक्त का बिना कहा। और बहु का जो हमने एक लिखा था उसमें एक पदार्थ, फिर एक विध में एक प्रकार के पदार्थ, अक्षिप्र में मंद, क्षिप्र में शीघ्र था तो अक्षिप्र में क्या कहलाएगा? मंद। और अनिश्रित में गूढ़ था या छिपा हुआ था, उसका आया प्रगट निश्रित में। अब उक्त अनुक्त में कहा है बिना कहा, इसका अर्थ है जैसे हाथ या सिर के इशारे से बिना कहा समझ ले हम। जैसे कोई अपने घर में त्यागी ब्रह्मचारी आते हैं ना, जो जिन मौन से खाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं जो मौन से भोजन करते हैं। अब उनको कुछ बोलना हो तो वो ऐसा इशारा करके बोलते हैं और हम समझ जाते हैं। उनके इशारे से समझ जाना, ये क्या कहलाएगा? अनुक्त, अनुक्त मति ज्ञान। बिना कहा हुआ ही जान लेना, ये कहलाएगा अनुक्त मति ज्ञान। जैसे हमने कोई घर में आया, हमने ऐसे ऐसे किया, मेड आई हमारी तो हमने ऐसे कर दिया, आ जाओ ऐसे, मतलब बिना बोले इशारा कर दिया, और इशारे को ही समझ जाना, वो अनुक्त मति ज्ञान है। इसके अपोजिट उक्त मति ज्ञान, तो कहा हुआ, है ना। किसी ने कहा आइए, तो ये क्या कहलाएगा? उक्त मति ज्ञान, कहा हुआ मति ज्ञान। और भी इसमें भेद रहते हैं, जैसे जैसे हमने आंखों से नमक देख लिया, तो जिस समय नमक देखा हमने उसी समय उसके रस का जो हमें ज्ञान हो गया वो अनुक्त मति ज्ञान है ना। शक्कर देखी, शक्कर देखते से उसके मीठे पने का ज्ञान हो गया, है ना। ऐसा होता है ना कभी कभी। इमली देखते हैं तो हम चटकारे लेने लग जाते हैं, हमारी जीभ चटकारे ऐसे करने लग जाते हैं इमली देखकर ही, या वो केरी देखकर ऐसी जीभ चटकारे लेने लग जाती है। क्यों? कि हमने तो केवल उसे देखा है, लेकिन देखकर भी उसके टेस्ट का ज्ञान हमें हो जाता है, तो यह अनुक्त मति ज्ञान। ठीक है। और उक्त में क्या हुआ कि जैसे किसी ने कहा कि ये फल मीठा है, या ये इमली खट्टी है, ऐसा कहा, तो वो कहे हुए का ज्ञान होना वो उक्त मति ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अनुक्त के बाद? बोलिए सुनीता जी। जय जैन दीदी। हाँ जी। ध्रुव। ध्रुव, बिल्कुल सही, ध्रुव। अब यहाँ पर ध्रुव का मतलब वो ध्रुव मत लगाना जिसके लिए पूरा जिनागम लिखा गया है, उस ध्रुव की बात नहीं है यहाँ पर। जो चैतन्य तत्व है उस ध्रुव की बात नहीं है यहाँ पर। 6 द्रव्यों में जो ध्रुव तत्व ध्रुव है उस ध्रुव की बात नहीं है यहाँ। यहाँ पर ध्रुव का अर्थ अलग है। क्या अर्थ है यहाँ पर ध्रुव का अर्थ? अचल या बहुत काल तक स्थायी रहने वाला। बहुत काल तक मतलब उसमें भी
सीमा है, ऐसा ध्रुव जो बहुत काल तक स्थायी रहेगा, ऐसा जैसे कि पर्वत, पहाड़, ये बहुत काल तक रहते हैं, है ना। तो इसका ज्ञान होना, पर्वत का ज्ञान होना, ये ध्रुव का ज्ञान है। जैसे हमारा घर है तो हमको ज्ञान में है कि ये ऐसा घर है पूरा, है ना। हमारी टेबल है, हमारा बेड है, उसका ज्ञान ध्रुव ज्ञान, ध्रुवमति ज्ञान है। और इससे अपोजिट अध्रुव, तो ध्रुव का विपरीत अध्रुव है, मतलब जो चंचल है। ध्रुव तो स्थायी था, अचल था, और अध्रुव है वह चंचल है, विनाशिक है। जैसे बिजली चमकी अचानक से आकाश में, उसका ज्ञान होना वो अध्रुवमति ज्ञान है। जैसे धूप आई चली गई, बारिश आई चली गई, इनका ज्ञान होना ये अध्रुवमति ज्ञान है। हो गए 12 पूरे, है ना। बहु, बहुविध, क्षिप्र, क्षिप्र, अनिश्च, अक्षिप्र, अनिश्रत, अनुक्त, ध्रुव, ध्रुव। ये 6 होगा, और इनसे अपोजिट 6, ये कुल मिला के 12 हो गए। तो ये 12 प्रकार का ज्ञान मति ज्ञान में होता है। 12 प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका ज्ञान, ये पदार्थों के भेद हैं जो जिनका ज्ञान मति ज्ञान में होता है। जिनको मति ज्ञान जानता है उन पदार्थों के भेद। चलिए अब हम्म अब प्रश्न पूछ लें आपसे, ताकि आपको भी पक्का पक्का हो जाए। हाँ, चलो 1 मिनट का समय दे रही हूं मैं आप सबको। जो आपने नोट डाउन किया है वो पढ़ लीजिए, दोनों सूत्र के संबंध में जो आज पढ़ा है आपने। बोलिए वीना जी। दीदी निश्रित का समझ नहीं आ रहा, पूरा हाथी का ज्ञान कैसे हुआ, पानी के अंदर पूरा है तो फिर वो अनिश्रत मतलब छुपा हुआ, पानी के अंदर पूरा छुपा है हाथी, लेकिन उसके ऊपर के मच्छर, ऊपर जो मच्छर मंडरा रहे हैं उसको देखकर हमें ऐसा लगा कि अच्छा यहाँ इस पानी, इस तालाब में यहाँ पर मच्छर मंडरा रहा है, इसका इसका अर्थ है अंदर कोई जीव है, अंदर कोई जानवर है। तो वो हाथी का ज्ञान हुआ उस मच्छर के द्वारा। तो वो अनिश्रत ज्ञान है, मतलब छुपी हुई वस्तु का ज्ञान होना अनिश्रत ज्ञान है। या फिर ऐसा कहें कि मतलब केवल सूंड बाहर है हाथी की, और सूंड से इतनी सी सूंड दिख रही है हमें, उससे हमें समझ में आ गया कि हाथी अंदर है। तो वो भी अनिश्रत, छुपा हुआ है ना हाथी, तो फिर भी उसका ज्ञान हो गया, तो वह अनिश्रत ज्ञान। चलिए हो गया 1 मिनट। पूछे आपसे प्रश्न, तैयार है सब? अब आपने नोट्स में से पढ़ लिया हो तो नोट्स बंद कर दीजिए, बिना देखे जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको भी हमको भी। चलिए पहला प्रश्न है, हाँ 1 मिनट आप और पढ़िए जरा, 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी। इतनी चर्चा हमने यहाँ पर की है ना, वो तो बहुत हमने शॉर्ट में की है। अब ग्रंथ यदि खोलोगे तो समझ लो आप, इतने बड़े बड़े ग्रंथ अग्र इहा अवाय धारणा के लिए दिए, बहुत विस्तार है।
मतलब या तो इतना बड़ा आप ग्रंथ पढ़ो और शॉर्ट में समझना हो तो ये फिर क्लास में आ जाओ, है ना। अपन तो शॉर्ट में ही समझ रहे हैं यहाँ पर। चलिए, हाँ, बंद कर दीजिए नोट्स। और जो ये मति ज्ञान है वह किसके निमित्त से होता है? ये मैं कोशिश करूंगी कि जो सबसे पहले जिसका हैंड रेज हुआ है उसी से पूछा जाएगा पहले। हाँ, रेनू जी, भाई आप है ना डिजिटल हैंड रेज करना भी सीख लो, कई बार वीडियो में दिखाई नहीं देता है। दीदी इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। सूत्र याद है इसका? मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम। इसका अर्थ तो हुआ कि ये सब मति ज्ञान है, मतलब ये सब ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, ये अर्थ हुआ इसका तो। इसका सूत्र, चलो कोई बात नहीं, उत्तर सही है आपका। सूत्र कौन बताएगा? विशु जी। तदींद्रिय निंद्रिय निमित्तम। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। पंख हिलने से ऐसा जाना कि यह कबूतर है, तो यह मति ज्ञान का कौन सा भेद है? हाँ, आंटी सबसे पहले हैंड रेज हुआ है ना, एस एस नाम से है, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। दीदी इहा हाँ, इहा 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 ज्ञान। इहा। चलिए संगीता जी। दीदी आवाय हुआ, आवाय में आपने बताया कि निर्णय हो जाता है, हम्म, आवाय सही, हुआ। बिल्कुल ठीक, अवाय ज्ञान हुआ यह, ठीक है। अच्छा, हाथ के या सिर के इशारे से बिना कहे समझ जाना, ये कौन सा मति ज्ञान है? सुनीता जी। अनुक्त। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पर्वत आदि का ज्ञान, यह कौन सा ज्ञान है, कौन सा मति ज्ञान है? अभिलाषा जी। ध्रुव ध्रुव है, ध्रुव। हाँ, बहुत बढ़िया। उक्त ज्ञान कौन सा है? उक्त, विशु जी। कथित ज्ञान को उक्त ज्ञान कहते हैं। जैसे? जैसे हमने कहा कि ये कैची है, अंदर आ जाओ, इस तरह कोई बात कहकर बताना। ठीक है, किसी पदार्थ को कहना, वो उक्त ज्ञान है, ठीक है। क्षिप्र ज्ञान कौन सा है? क्षिप्र मति ज्ञान किसे कहा? मंजू जी। शीघ्र जो ज्ञान होता है वो क्षिप्र ज्ञान कहलाता है। जैसे? जैसे कोई गाना जैसे अब मैंने सुना और मुझे याद हो गया, तो वो जल्दी से याद हो जाना, या उसके गायक के बारे में तुरंत बता देना, ये जल्दी वाला ज्ञान जो होता है वो क्षिप्र ज्ञान है। नहीं नहीं, देखो, अरे भाई थोड़ा कंफ्यूजन है। बता देना ये ज्ञान की बात थोड़ी है, अभी तो सिर्फ ज्ञान की बात कर रहे हैं हम, है ना। इसमें बता देना शब्द तो आएगा ही नहीं कि जल्दी से बता दिया हमने तो हमारा ज्ञान, ऐसा नहीं है। ज्ञान में आना,
वो है ज्ञान का कार्य। तो बताना थोड़ी ज्ञान का कार्य, बताना तो भाषा वर्गणा हो गई। ज्ञान में आ जाना, जैसे कोई गाना सुना और तुरंत समझ में आ गया कि ये इसका गायक कौन है, तुरंत समझ में आ गया, तो ये क्या हुआ? क्षिप्र। ठीक है। जी दीदी। ज्ञान में आ जाना, बताया चाहे नहीं बताया, लेकिन तुरंत ज्ञान में आया। कई बार नहीं भी बताया, जैसे बैठे हैं यहाँ पर और समझ में आ गया कि अच्छा ये उसकी आवाज है, पानी बह रहा है उसकी आवाज है, एकदम तुरंत समझ में आया, हाँ तुरंत कार्य किया। तो ये कई बताया चाहे नहीं बताया, लेकिन समझ में आ गया ना, ज्ञान में आ गया, उस ज्ञान की बात है यहाँ पर। ठीक है। बहुविध मति ज्ञान कौन सा है? शोभा जी। दीदी कई प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होना, जैसे कि जैसे गेहूं भी है, जैसे गेहूं भी है, चावल भी है, दाल भी है, बहुत सारी चीजों का पता एक साथ ज्ञान होना। हाँ, चीजों की बजाय बहुत प्रकार की चीजों का ज्ञान होता है ना, पदार्थ प्रकार की बहुत बात। प्रकार। क्योंकि चीजें तो अपन ने बहु में भी देख ली, बहुत सारे पदार्थ का ज्ञान, लेकिन यहाँ पर बहुत प्रकार के चीजें हैं। बहु और बहुविध में अंतर यही है, बहु में बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ पर बहुत प्रकार की चीजें हैं। ठीक है। अब एक शब्द का क्या अर्थ है? मति ज्ञान के संबंध में एक शब्द का क्या अर्थ है, मतलब एक पदार्थ का क्या अर्थ है? समता भाभी। अल्प मतलब एक पदार्थ का ज्ञान होना। हाँ, जैसे जैसे मनुष्य, मनुष्य अथवा पानी के प्याले। हाँ, एक किसी भी एक पदार्थ का ज्ञान होना। ठीक। अब कोई हमने वस्तु देखी और उस वस्तु को हम कभी भी नहीं भूलेंगे, तो ये मति ज्ञान का कौन सा पाया है? नंदिता जी। धारणा। हाँ, कौन से नंबर का? चौथे नंबर का पाया है, धारणा। ठीक है, बिल्कुल सही। 4 पाए हैं ना मति ज्ञान के, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इसमें से चौथे नंबर का पाया है। बहुत बढ़िया। किसी पदार्थ को हमने सर्वप्रथम जाना, तो यह मति ज्ञान का कौन सा पाया है? विमलेश जी। दीदी अवग्रह हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही। और किसी पदार्थ के बारे में ऐसा, जैसे हमने ये किताब देखी, तो ये पिंक कलर की है या ग्रीन कलर की है, ऐसा मतलब उस पदार्थ के बारे में संशय होना, यह कौन सा पाया है? उषा जी। दीदी यहाँ है दीदी, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, बहुत बढ़िया। पदार्थ को जानने की इच्छा यह है। चलिए, समय हो गया है हमारा, है ना? और अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा आप लोग। जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहे एक स्टेंजा, तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। बाकी के सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। हाँ जी, संध्या जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, आपका वीडियो खोलकर गाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दीदी मेरा सा बेटा है, छोटा सो रहा है वो, तो मैं इधर हाँ, चलिए, पॉसिबल आज हो मैं तो ऐसे करिए। बोल रही हूँ कल। हाँ, आज मैं ऐसे बोल रही हूँ, कल से मैं कोशिश करूंगी वीडियो ऑन करने की। हाँ, बोलिए। जी।
बोलिए जिनवाणी माता की जय। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माही और तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन इस काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जय। हाँ, बहुत बढ़िया आवाज में, बहुत अच्छी धुन के साथ आपने गाया है। इसमें एक कहीं मिस्टेक है, काय को नमाए, बुद्धि को नहीं, स्तुति को उचारी, वो है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।